हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विनीता वर्मा, टारगेट टीजीटी होम साइंस आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। आइए आज हम पढ़ते हैं टेक्सटाइल का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में आपने पढ़ा था फाइबर और कुछ जो है प्राकृतिक व कृत्रिम जगत के रेसे, जिसमें सबसे पहले पढ़ा था कपास। आइए आज हम पढ़ते हैं आगे जो भी प्राकृतिक जगत के रेसे हैं, जिनमें हम पढ़ेंगे लिनन और बाकी जितने भी प्राकृतिक और सरल जगत के रेसे हैं उनके बारे में। आइए सबसे पहले देखते हैं लिनन के बारे में। देखिए, लिनन यह एक प्राकृतिक जगत का रेशा है। यह रेशा सन या फ्लैक्स के पौधे के तने से प्राप्त होता है। इसका वानस्पतिक नाम यूसिटेडियम है। इसके उत्पादन में परिश्रम अधिक लगती है और यह रेशा शांति, वैभव, ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। आइए देखते हैं इसके उत्पादन में समय कितना लगता है। तो देखिए, इसका जो है एक पूरी फसल तैयार करने में पूरा वार्षिक चक्र या कह सकते हैं 1 वर्ष का समय लगता है। फिर देखिए, आइए देखते हैं जलवायु। तो जलवायु समशीतोष्ण होनी चाहिए और इस रेशे का व्यास कितना होता है, तो 15 से 18 माइक्रोन तक का इसका व्यास होता है। फिर देखिए, इसमें 66 से 70% तक की ये सेलुलोजिक रेशा होता है और इसमें पेक्टिन गोंद पाई जाती है जो कि 25% तक की होती है। फिर देखिए, आइए देखते हैं रेशे की लंबाई, यानी कि लिनन रेशे की लंबाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई 10 से 20 इंच तक की होती है और लिनन में चमक होती है। फिर ये जलने पर ये गंध कैसी देता है, तो यह लिनन जलने पर पेपर जैसी गंध देता है और ताप का यह सुचालक माना जाता है। और रेयान सॉरी लिनन गीली अवस्था में 20% तक की मजबूती इसमें आ जाती है। जिस प्रकार से सूती भी गीले पर अपनी मजबूती बढ़ा देता है, उसी प्रकार लिनन भी 20% तक की अपनी जो है मजबूती बढ़ा देता है। फिर आइए देखते हैं लिनन की कुछ भौतिक व रासायनिक विशेषताएं। यह प्राकृतिक रेशा गोल होता है। इसे चपटा करने के लिए बेटिंग परिसज्जा या कह सकते हैं कुटाई की परिसज्जा की जाती है और यह सिर्फ लिनन में ही यह प्रक्रिया सिर्फ लिनन में ही की जाती है। इस पर जो है अम्ल का प्रभाव बुरा, क्षार का अच्छा होता है और रंग लिनन पर बमुश्किल से मुश्किल से चढ़ता है, आसानी से उतर जाता है। अतः इसका रंग पक्का करने के लिए इसमें फिटकरी व नमक का प्रयोग करना चाहिए। फिटकरी व नमक के प्रयोग से इसका रंग पक्का हो जाता है। इसमें तीव्र ब्लीच नहीं प्रयोग करना चाहिए, वह इसके रेशे को अत्यंत हानिकारक पहुंच होता है। यह पसीना सोखने की क्षमता अन्य रेशों से अधिक रख सकता है। या हम कह सकते हैं कि लिनन में अन्य रेशों की जगह पर पसीना सोखने की या अवशोषक क्षमता इसमें बहुत अधिक होती है। लिनन की भूमि मिस्र को कहते हैं, मतलब कि मिस्र को लिनन की भूमि कहते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा कि लिनन में मम्मी जो थी वो लिनन के कपड़े में लपेट करके रखी जाती थी, इसलिए इसको बहुत ही पवित्रता व ऐश्वर्य का, वैभव का प्रतीक माना जाता है लिनन का। लिनन के पौधे में 2 प्रकार के फूल होते हैं। एक होता है सफेद पौधा, सफेद फूल उसमें जो उगते हैं उससे हमको निम्न गुणवत्ता वाले रेशे प्राप्त होते हैं, या कह सकते हैं लिनन के नीले फूल वाले पेड़ से अच्छी गुणवत्ता के जो नीले फूल होते हैं उसमें उच्च गुणवत्ता वाले रेशे होते हैं और सफेद फूल वाले में कुछ निम्न गुणवत्ता के रेशे प्राप्त होते हैं। फिर ये देखते हैं प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर लिनन के, या फिर लिनन के जो प्रोसेस है उसको तैयार करने में, वो आइए देखते हैं। सबसे पहले है कल्टीवेशन, या हम कह सकते हैं लिनन की बोआई करते हैं। फिर है हार्वेस्टिंग, उनको हम इकट्ठा करते हैं। फिर है ये देखते हैं ड्राइंग एंड रिपलिंग, उसको सुखाना या पत्तों को अलग करना, प्राकृतिक रूप में उनको फुलाते हैं या पानी में कुछ समय के लिए उसको भिगो देते हैं। फिर है इसकी प्रक्रिया एक रेटिंग, या कह सकते हैं इसको गलाना, पानी में लगभग 2 सप्ताह के लिए उसको पानी में पड़ा रखते हैं। फिर है देखते हैं ब्रेविंग, या कह सकते हैं तोड़ना, इस रेशे को हम
प्राप्त करने के लिए उसकी तोड़ने की अलग अलग करके रेशों को तोड़ते हैं। फिर है बेटिंग, यानी कि कूटना या कुटाई करना उसको कहते हैं। फिर अगला है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मतलब होता है कंघी करना। कंघी करने का मतलब सारे रेशों को हम जब कॉम्बिंग करेंगे या कंघी करेंगे तो फिर वो समांतर हो जाएंगे या बराबर रेशे हो जाएंगे। फिर इसकी प्रक्रिया होती है हैकिंग की, या रेशों को हम टांग देते हैं। हैकिंग का मतलब रेशों को टांगना होता है। यहाँ पर आप लोग अपनी कहीं कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये स्टेप सीरियल से लगे हैं क्योंकि कभी कभी टीजीटी में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि लिनन के प्रोसेस के 4 जो है दे देंगे आपको ऑप्शन में कि कौन सा सीरियल है, तो इसलिए हमने सारे सीरियल से ही लगाए हैं। फिर नेक्स्ट है इसका स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब कताई करना। उपरोक्त जितनी प्रक्रियाएं करने के बाद रेशा कताई करने के लिए आपका तैयार हो जाता है। नेक्स्ट जब हम कताई करेंगे फिर हम उसी करेंगे वेविंग। वेविंग मतलब बुनाई प्रक्रिया। और बुनाई प्रक्रिया में हमने आपको अगली भी वीडियो में बताया है, बुनाई 2 प्रकार की होती है, एक निटिंग और एक वेविंग। निटिंग जो ऊनी रेशों की बुनाई की जाती है, जो हाथों द्वारा या सलाइयों द्वारा की जाती है, वो निटिंग कहलाती। और वेविंग ये जो रेशों की बुनाई प्रक्रिया होती है मशीन से। फिर इसके बाद नेक्स्ट है फिनिशिंग या उसकी परिसज्जा करना। क्योंकि तुरंत करघे से उतरा कपड़ा परिसज्जा रहित अगर है तो फिर वो पहनने योग्य नहीं होता, वो पीला मटमैला होता है। उस करघे से उतरे कपड़े को क्या कहते हैं? ग्रे गुड्स कहते हैं। इसलिए उस पर फिनिशिंग या परिसज्जा करना अति आवश्यक है। उसके द्वारा वस्त्रों में या कह सकते हैं रेशों में चमक आती है। फिर नेक्स्ट है डाइंग। अपने हम इच्छानुसार या रेशे के अकॉर्डिंग उस पर डाइंग रंगाई करते हैं। फिर है प्रिंटिंग, उस पर उसी के अकॉर्डिंग अपनी पसंद से छपाई करते हैं। फिर ये देखते हैं कि लिनन से कौन कौन से वस्त्र बनते हैं। तो लिनन से ये बहुत ही अभी हमने बताया आपको कि अवशोषक क्षमता इसमें अत्यधिक होती है, इसलिए रुमाल, तौलिया, अंडरगारमेंट्स कह सकते हैं, या फिर और जितने भी गर्मियों में पहनने वाले वस्त्र हैं वो इसी से बनाए जाते हैं। यह पानी को अतिशीघ्र सोखता है। घर्षण का प्रभाव लिनन के वस्त्रों पे या रेशों पे नहीं पड़ता है। इस प्रकार से लिनन का आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर आइए देखते हैं कुछ अन्य रेशे जो कि प्राकृतिक जगत के ही हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं जूट। ये जो है बांग्लादेश उत्पादन में जो है बांग्लादेश जो है सर्वप्रथम स्थान पर है जूट उत्पादन में। इसकी उत्पत्ति भारतीय शब्द टाट से हुई है। जहां पर इम्पोर्टेंट है हमने अंडरलाइन कर दिया है, उसका कलर चेंज कर दिया है, इसलिए आप लोग उसको अपने हिसाब से अपनी कॉपी में या नोट्स में लिख सकते हैं। इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सुनहरा रेशा भी है, या इसको सुनहरा रेशा भी कहते हैं। इसे सजावटी सामान, बैग, पर्स, खिलौना, पायदान, चटाई, रस्सी आदि बनाने में प्रयोग करते हैं। 23 दिसंबर 2023 को कपड़ा मंत्रालय ने जूट किसानों को समर्थन और सशक्त बनाने के लिए पाट मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन के द्वारा किसानों को बहुत अपना उद्योग या कुटीर उद्योग या अन्य जो भी हैं उनको आगे बढ़ाने में उनको मदद मिलेगी। इसके रेशे चिकने लंबे होते हैं, मजबूती का अभाव होता है इन रेशों में, अतः वस्त्र उद्योग में इसका प्रयोग नहीं होता है। भारत में जूट कारखाना खोला गया था 1859 में, बंगाल में खोला गया था। फिर आइए देखते हैं कुछ अन्य सेलुलोजिक रेशे या प्राकृतिक रेशे जिनमें सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है। सबसे पहले आइए देखते हैं हम कापोक को देख लेते हैं। यह भी एक प्रकार के वृक्ष के फल से प्राप्त रेशा है। यह भारत तथा वेस्ट इंडीज में पाए जाते हैं। कपास के समान ही बीज चारों ओर इसके रेशे लिपटे हुए होते हैं, यानी कि जिस प्रकार कपास के जो है कोए में रेशे उसके छोटे छोटे रुई के रूप में लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार कपोक में भी सेम मतलब बिल्कुल कपास की तरह ही ये लिपटा हुआ रहता है। यह कताई के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती है, अतः इसे वस्त्र निर्माण नहीं होता है। फिर है हेम्प। इसमें भी सन के समान ऐंठन न होने के कारण व श्रेष्ठ गुण न होने के कारण वस्त्रोद्योग में इसका प्रयोग लिनन के समान नहीं टिका। लिनन के समान इसका उपयोग नहीं हो सका। इसका प्रयोग चटाई, गलीचा, रस्से, जूते के तल्ले, कागज बनाने के काम में आता है।
फिर है नेक्स्ट, देखिए हम देखते हैं रेमी। यह रेशे नेटल के पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। इसके रेशे चमकदार मजबूत होते हैं। इसकी आर्द्रता और शोषण क्षमता लिनन व कपास से भी अधिक होती है। इसका उत्पादन चीन व भारत में होता है। चीन में इसे चाइना ग्रास या रेह भी कहते हैं। इससे नैपकिन व टेपा क्लॉथ या ट्रे क्लॉथ बनाए जाते हैं। फिर जो है आइए हम देखते हैं कोयर। यह जो है कोयर जो आपका रेशा है, यह नारियल की छाल से प्राप्त किया जाता है। इसके रेशे 10 इंच तक लंबे होते हैं। वस्त्रोत्पादन में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। कार्डे, चटाई, पावदान, दरी, ब्रूस, गलीचा व अन्य सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आइए देखते हैं अगला है पिना। ये जो पिना आपका रेशा है, यह अनानास या पाइन एप्पल की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इसके रेशे मुलायम, श्वेत, चमकदार, कोमल, कांतिमय होते हैं। ये बहुत ही मजबूत व टिकाऊ होते हैं और शोषण क्षमता भी कपास के समान ही इसमें होती है। फिलीपीन में इसके रेशे से बहुत ही सुंदर व आकर्षक वस्त्र बनाए जाते हैं। इसके बैग, चटाई, झोले भी तैयार किए जाते हैं। इन सारे भी जितने भी हमने ऊपर आपको रेसे पढ़ाए हैं, इन सारे टॉपिक को आप अपनी कॉपी में नोट करिए। इसी से क्वेश्चन बनेंगे लगभग परीक्षा में, क्योंकि टीजीटी में बहुत गहराई से क्वेश्चन बनते हैं, हल्के ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन रिवीजन न होने की वजह से वो गलत हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि टॉपिक से क्वेश्चन से को पढ़ लेने से और थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा उसमें फर्क पड़ता है। फिर आइए हम प्राकृतिक रेशों में ही अगला देखते हैं, जांतो रेशे या एनिमल फाइबर। तो ये जांतो रेशों में कौन कौन से आते हैं? ऊन व रेशम। तो आइए हम सबसे पहले ऊन के बारे में देख लेते हैं, फिर ऊन के बाद रेशम पढ़ लेंगे। ऊन, आइए हम देखते हैं। ऊन कह रहे हैं ऊन भेड़ के बालों से प्राप्त किया जाता है। यह ऊंट, बकरी, खरगोश, घोड़े तथा अन्य प्रकार के जानवरों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। इसका रेशा इन जानवरों से भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि सिर्फ धीरे धीरे जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी, ऊन की डिमांड बढ़ी, तो सिर्फ भेड़ों से ही प्राप्त करके हम उसकी जो है पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए इन जानवरों के बालों से भी प्राप्त किया जाने लगा ऊन। ऊन से वस्त्र निर्माण सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। मैरिनो ऊल नामक ऊन 13वीं शताब्दी में स्पेन में तैयार हुआ। यह मैरिनो जात की भेड़ से प्राप्त होता है। विश्व का सबसे महंगा कोट कौन सा है? मिंक कोट। और यह मिंक कोट किससे बनता है? वेकुना कोट से, वेकुना नामक ऊंट से प्राप्त होता है यह मिंक कोट। यहाँ पर आप देख सही कर लीजिएगा, वेकुना ऊंट से मिंक कोट आपको प्राप्त होता है। फिर हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से देखने पर टेढ़ी मेढ़ी संरचना व दार होता है, व किनारा इसका नुकीला होता है। अनुप्रस्थ काट से देखने पर इसकी 3 परतें दिखाई देती हैं। ये देखते हैं कौन कौन सी परतें। इसी प्रकार 3 परतें हैं। सबसे पहले अंदर जो है उसको कहते हैं अंतः परत, या इसको कहते हैं मेडुला के नाम से जानते हैं। फिर जो दूसरी लेयर दिख रही है इसको कहते हैं मध्य परत, इसका नाम कार्टेक्स है, या हम कार्टेक्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक जो सबसे बाहर की लेयर दिख रही है, ये लेयर, इसको कहते हैं बाह्य परत, और इसका नाम है क्यूटिकल। यानी कि तीनों परतों के क्या नाम है? मेडुला, कार्टेक्स व क्यूटिकल। ये उनकी तीनों परतें हैं। ऊन की उत्तम क्वालिटी में मेडुला नहीं पाया जाता, यानी कि जो भी सर्वोत्तम कोटि का होता है उसमें मेडुला नहीं पाया जाता। ऊन का संगठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन, इससे मिलकर के यह बना है। ऊन में सल्फर भी पाया जाता है, लगभग 4 से 5% तक की सल्फर ऊन में पाया जाता है। फिर देखिए ऊन प्राप्त के मुख्य साधन या रिसोर्स ऑफ ऊल, हम कह सकते हैं कि हमको कहाँ कहाँ से ऊन प्राप्त होता है। ये देखते हैं ऊन की प्राप्ति मुख्यतः भेड़ों से होती है, परंतु
कुछ अन्य जानवर के बाल भी ऊन बनाए जाने के काम में लाए जाते हैं, जैसे ऊंट, खरगोश, हिरण, बकरी, मृग, लोमड़ी आदि। सबसे पहले हम देखते हैं विकुना। ये विकुना एक प्रकार का ऊंट है या कह सकते हैं दुर्लभ जाति का जानवर है। इसके मिंक कोट बनते हैं। यह पेरू प्रदेश व दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, यानी कि ये पेरू प्रदेश में या दक्षिण अमेरिका में ये ऊंट पाए जाते हैं। फिर अगला देखते हैं अंगोरा बकरी। इसके बालों को मोहरे भी कहते हैं। इसके बाल से सूक्ष्म, कोमल व उत्कृष्ट कोटि के वस्त्र बनते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्या है, कश्मीरी बकरी। यह हिमालय, तिब्बत, चीन में पाई जाती है। इससे उत्कृष्ट कोटि के वस्त्र बनते हैं। फिर है लामा ऊंट। ये लामा भी एक प्रकार का क्या है, ये ऊंट की प्रजाति है। इसके बाल की 2 परतें होती हैं। इनमें रेशम के समान चमक होती है। ऊपरी रेशे लंबे व घने होते हैं। फिर ये देखते हैं अल्पाका। इसके रेशे 10 से 12 इंच तक लंबे होते हैं। यह ऊंट पेरू प्रदेश में पाया जाता है। इसके रोएदार वस्त्र, कोट भी बनाए जाते हैं। रोएदार यानी कि इससे रोएदार वस्त्र और तरह तरह के कोट बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है अंगोरा बकरी। अंगोरा बकरी यह मूलतः फ्रांस में पाई जाती है, या कह सकते हैं अंगोरा बकरी मूलतः फ्रांस में पाई जाती है। अंगोरा खरगोश है आपका, सॉरी बकरी नहीं, खरगोश आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। यह मूलतः फ्रांस में पाया जाता है। इसके रेशे शुद्ध, उज्जवल व चमकीले होते हैं। जो अंगोरा खरगोश है बिल्कुल इसके रेशे चमकीले से श्वेत होते हैं। फिर आइए देखते हैं ऊन बनाने की प्रक्रिया या मैन्युफैक्चर ऑफ वूल। स्टेप हम इसके देख लेते हैं। सबसे पहला है सियरिंग ऑफ शिप, या कह सकते हैं ऊन की कताई। जो भेड़ है उसके शरीर से बालों को काटने की या उतारने की प्रक्रिया। फिर नेक्स्ट है कार्डिंग व सर्टिंग। इसमें है छटाई करना है और फिर रेशों को अलग करना। फिर है क्लीनिंग एंड वॉशिंग। इसमें क्या है, अशुद्धियां अलग करना और फिर धोना, जिसको स्कोरिंग भी कहते हैं, सियरिंग बोलते हैं, जिसको सियरिंग भी बोलते हैं। और ये सियरिंग से कहते हैं, ये 2021 टीजीटी का प्रश्न है आपका। फिर है कार्बोनाइजिंग। कार्बोनाइजिंग का मतलब रसायन विधि द्वारा ऊन का शुद्धिकरण। हम इसको रासायनिक घोल में भिगोते हैं और इस प्रकार से जो है ऊन की शुद्धिकरण करते हैं। फिर है ड्राइंग और ऑयलिंग। इसका मतलब है हम उन रेशों को फिर सुखाते हैं। फिर है कार्डिंग, धुनाई, रेशों को सुलझाना या धुनाई करके हम रेशों को समानांतर कर देते हैं। फिर है कॉम्बिंग, कंघी करना, इसमें भी रेशों को बराबर करना और सुलझाना रहता है। फिर नेक्स्ट है ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग मतलब खींचना, ऊन को खींचते हैं। खींच करके उसमें हम क्या करते हैं, रोलिंग, घुमा करके ऐंठन देते हैं या ट्विस्टिंग करना। उसको खींच कर हम घुमाते हैं और फिर ट्विस्टिंग द्वारा उसमें ऐंठन दे देते हैं। फिर है स्पिनिंग, यानी कि कताई। फिर हम ऊन हमारा कताई प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाता है, फिर हम कताई करते हैं। नेक्स्ट है वेविंग, मतलब बुनाई। फिर है डाइंग या ब्लीचिंग। फिर है फिनिशिंग पर सज्जा या परिष्कृत पर सज्जा। इस तरह से ये ऊन के आपके मैन्युफैक्चर के स्टेप हो गए। फिर आइए देखते हैं ऊन की विशेषताएं। ऊन में ऑक्सीजन 49%, नाइट्रोजन 24%, हाइड्रोजन 7% व सल्फर 4% तक की पाई जाती है। सभी प्राकृतिक रेशों में ऊन सबसे कमजोर रेशा है। पानी में भिगोने पर 25 से 30% या 35 से 40%, यानी कि ऑप्शन में कभी कभी 25 से 30% व 35 से 40% भी देखने को मिलेगा। यह मजबूती कम हो जाती है या जो है टूट जाती है। ये यहाँ पर ध्यान रखना, कपास और लिनन गीली अवस्था में अपनी मजबूती बढ़ा देता है और ऊन गीली अवस्था में लगभग 25 से 30 या 35 से 40% तक की मजबूती अपनी खो देता है।
और खींचने पर बिना टूटे यह ऊन 30% तक की बढ़ता है, यानी कि इसमें लचक कह सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी 30% तक की होती है। उच्च कोटि में चमक कम व निम्न कोटि में चमक अधिक होती है। ऊन में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। रेशे की लंबाई 1 से 4 व 7 से 8 इंच तक की होती है। ये आपका हो गया ऊन। फिर आइए जानतो रेशे में ही अगला नाम है रेशम, या कह सकते हैं सिल्क, ये नाम आता है। यह रेशम एक प्रोटीन युक्त रेशा है। इसके पालन को हम सेरीकल्चर भी कहते हैं। चीन के रेशम को जो है, चीन देश को रेशम का जन्मदाता माना जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व राजकुमारी थी जो चीन की, वो एक बार बगीचे में, आपने पढ़ा होगा बहुत जगह, बगीचे में टहल रही थी, जिनका सिलिंग ची, वो बगीचे में टहलते हुए चाय पी रही थी। अचानक से उनके प्याले में एक पेड़ से कोकून गिरा और उसको निकालने पर अविरल व चमकदार धागा प्राप्त हुआ। इस प्रकार रेशम का निर्माण हुआ। विश्व में जापान सर्वप्रथम स्थान पर है रेशम उत्पादन में, और भारत चौथे स्थान पर। इस समय वर्तमान में जापान सर्वप्रथम स्थान पर, वह भारत चौथे स्थान पर है। यह जो सिल्क है, कह सकते हैं, या रेशम शाही और वैभव का प्रतीक माना जाता है। और ये जो कीड़ा है, ये सहतूत के पेड़ की पत्तियों पर पलता है और इसका वैज्ञानिक नाम है बाम्बिक्स मोरी, या बाम्बिक्स मोरी। आपको इस कीड़े का नाम मिल जाएगा कहीं लिखा। भारत में सन 606 से 648 ईस्वी के बीच में राजा हर्ष के समय नवविवाहिता स्त्रियां रेशमी सूती वस्त्र पहनती थी, या रेशमी वस्त्र पहनती थी, जिसे पटोलू कहते थे। पीतांबर इसी का दूसरा नाम है, जो शुद्ध रेशम से बनाया जाता है। आइए हम देखते हैं रेशम का जो कीड़ा है, उसके जो अंडा है उससे लेकर के कीड़ा बनने तक की अवस्था। अंडा, फिर अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, फिर कीड़ा। इसकी ये 4 अवस्थाओं से गुजरता है। ये आप चित्र के द्वारा देख लीजिए। सर्वप्रथम अंडा बन गया, अंडा से फिर लार्वा बना, लार्वा से फिर प्यूपा, और ये प्यूपा ही जो है, ये अगर इसको हम हटा करके, इसको अगर पानी में गला करके तुरंत नहीं निकालते हैं तो फिर ये कीड़ा बन जाता है। तो कीड़ा बनने पर जो है, ये जो रेशम उत्पादित करता है वो टूट जाता है, टूट करके अलग हो जाता है, तो इसकी क्वालिटी कुछ कम हो जाती है। इसलिए जैसे तुरंत प्यूपा बनता है, उसको पानी में डालते हैं और उससे हम रेशम निकालते हैं, तो फिर हमको लंबा और फिलामेंट रेशा प्राप्त होता है। सिल्क ही ऐसा रेशा है जो कि प्राकृतिक जगत का फिलामेंट रेशा कहा जाता है। फिर आइए हम देखते हैं सिल्क या रेशम के प्रकार। यहाँ से भी 2021 में टीजीटी में प्रश्न बना था। सिल्क के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 स्वनिर्मित, नंबर 2 उत्पादित रेशम। जो आपका उत्पादित होता है एक वो रेशम है, और एक होता है स्वनिर्मित। स्वनिर्मित में कौन कौन सा था, या ऐसे प्रश्न बनेगा कि स्वनिर्मित रेशम कौन सा है? मूंगा, अरंडी, टसर, लपेटा रेशम। तो इस तरह से हम जानेंगे। स्वनिर्मित में आता है मूंगा रेशम, अरंडी रेशम और टसर रेशम। फिर आपका आता है उत्पादित में लपेटा रेशम और कटा हुआ या कता हुआ, कहीं के आपको कटा हुआ रेशम मिलेगा लिखा, और कहीं की कता हुआ रेशम मिलेगा। आइए फिर हम देखते हैं रेशम की विशेषताएं। सबसे पहले देखते हैं संगठन। ये रेशम एक प्रोटीन रेशा है। इसमें गोंद व प्रोटीन पाया जाता है। इसकी गोंद का नाम सिरेसिन गोंद है। वह प्रोटीन कौन सी से पाई जाती है? फाइब्रिन जो है प्रोटीन पाई जाती है। फिर आइए देखते हैं सूक्ष्मदर्शी रचना। चिकने कोमल व 2 अलग अलग रेशों से यह बना हुआ होता है, क्योंकि ये कीड़ा जो होता है, इसके मुंह के पास, आइए आप देखिए चित्र में, जो है इस कीड़े के जो है मुंह के पास नोक में देखिए 2 बने हुए हैं, 2 छिद्र होते हैं इसकी नाक के पास। उससे ये जो एक से सिरेसिन गोंद निकालता है और दूसरे से फाइब्रोनिन प्रोटीन निकालता है, इसलिए। और ये लपटा हुआ हमको दोहरा रेशा देखने में प्रतीत होता है। फिर ये देखते हैं
कि क्या क्या है इसकी विशेषताएं। सूक्ष्मदर्शी देखने पर चिकना, कोमल और दो अलग अलग रेशों से यह बना होता है। इसका व्यास 0.00059 से 0.00188 इंच तक होता है। फिर इसकी लंबाई ये देखते हैं 300 से 1800 मीटर तक का होता है और इसको फिलामेंट रेशा कहते हैं। और ये जो प्राप्त होता है रेशा, तो इसका रंग कैसा होता है, उज्जवल होता है या फिर हल्का क्रीम कलर या पीले रंग का और भूरे रंग का यह प्राप्त होता है। अम्ल में इसको विशेष हानि नहीं पहुंचती, परंतु क्षार में चमक व रंग इसके थोड़ा हल्के पड़ जाते हैं। इसमें अम्लीय व बेसिक डाई, डायरेक्ट डाई से हम इसको रंगते हैं और ये आसानी से रंग इसके पक्के हो जाते हैं। फिर आइए हम देखते हैं कटा व लपेटा रेशम में अंतर। यानी कि जब हम कटा हुआ रेशम प्राप्त करते हैं तो उसमें कटा और लपेटा रेशम होता है। लपेटा रेशम 300 से 1800 मीटर तक लंबा होता है, जबकि कटा रेशम जो बनता है वो कटे जो बचे कुचे टुकड़े होते हैं उन टूट फूट से इसका निर्माण किया जाता है। फिर है कटे रेशम में मजबूती और प्रतिष्ठा जो है का अभाव पाया जाता है, जबकि लपेटे रेशम में इसकी मजबूती अत्यधिक होती है। फिर है लपेटा रेशम में ऐंठन कम होती है और कटा रेशम में ऐंठन अधिक होती है, क्योंकि उसको हम बनाते हैं तो उसमें अत्यधिक ऐंठन देकर बनाते हैं। फिर है लपेटा रेशम में अत्यंत वैभवशाली व उच्च कोटि के वस्त्र बनते हैं। कटे रेशम में निम्न कोटि के वस्त्र बनते हैं। इसके बाद आप हमको कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और जो भी अगर आपको कहीं भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आपको जो भी पढ़ना है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आपको जल्दी ही 1-2 दिन में नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।